हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज हम केमिस्ट्री के एक चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है। इट मे बी डिफाइंड एज कॉम्प्लेक्स लाइफलेस और केमिकल सब्सटेंस दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ। मतलब वो केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारी लाइफ फॉर्मेशन में हेल्प करते हो, जो हमारी ग्रोथ, हमारी मेंटेनेंस, हमारे सेल की मेंटेनेंस, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उनको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल लिपिड्स हो गए, प्रोटीन हो गए, एंजाइम हो गए, एक्सेट्रा। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल होते हैं। फिर अब हम इसका पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। अब जो हमारी ओल्ड डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। मतलब जब हम कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करेंगे दैट इज कार्बन प्लस में हाइड्रेट, मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जिसका जनरल फॉर्मूला था CxH2O ब्रैकेट के अंदर Y। मतलब जो हमारा कॉमन एग्जाम्पल है ग्लूकोज, यदि हम उसको इस फॉर्मूले के अंदर फिट बैठाएं तो कैसे बनेगा। जब हमारी x और y की वैल्यू 6 हो तो फॉर्मूला बनेगा C6H2O6, यानी कि C6H12O6। बट इसके कुछ एक्सेप्शन है। मतलब ये जो हमारा जनरल फॉर्मूला है CX ब्रैकेट H2OY, ये हर एग्जाम्पल पे फिट नहीं बैठ रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा फॉर्मल्डिहाइड हो गया HCHO, CH2O हो गया। तो इनके अंदर हम देखेंगे कि अब जैसे एसिटिक एसिड ही ले लिया हमने कि C2H2O होल ट्वाइस, यानी C2H4O2, तो एसिटिक एसिड, तो ये हमारा एसिड है, कार्बोहाइड्रेट तो है ही नहीं। तो जो हमारी ये जो थ्योरी थी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वाली, ये हमारी गलत प्रूव हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। तो एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है। तो हमारी मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स और हाइड्रोलाइसिस। यानी कि कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं जो जिनके हाइड्रोलिसिस पे वो ऐसी यूनिट्स को प्रोड्यूस करे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। तो ग्लूकोज के अंदर हम अभी आगे मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी, अभी जस्ट ओरली बता रही हूँ कि जो हमारा ग्लूकोज है उसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप आता है, एल्डिहाइडिक और एल्कोहलिक ग्रुप। ऐसे ही जो हमारा फ्रक्टोज है उसके अंदर कीटोनिक ग्रुप आता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। अब एक और एग्जांपल लिखा हुआ है इसमें, जैसे ग्लिसरल्डिहाइड हो गया, तो सिंगल CH2O कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि CHO COH H CH2O OH, यानी कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे आ रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट हो गई वो कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन हो। अब उसके बाद करते हैं हम शुगर्स होती क्या है कि सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट एंड आर सोल्यूबल इन वाटर। मतलब वो कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट इन टेस्ट हो, मतलब खाने में टेस्ट करने में स्वीट हो और जो पानी में घुल जाए, उनको बोलते हैं शुगर। तो मोस्ट कॉमन शुगर यूज्ड इन अवर होम्स इज सुक्रोज वाइल द शुगर प्रेजेंट इज मिल्क इज लैक्टोज। मतलब जो शुगर हम घर पे यूज़ करते हैं उसको सुक्रोज बोलते हैं, और जो शुगर हम मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है जिसको हम पीते हैं वो होती है लैक्टोज। फिर एक क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स के कितने टाइप्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज सैकेराइड्स मीन्स शुगर। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको हम सैचेराइड्स भी बोलते हैं, मतलब शुगर। क्योंकि अभी पढ़ा था हमने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट, इसलिए हम उनको शुगर्स बोलते थे और शुगर्स को ही हम सैचेराइड्स बोलते हैं। तो हाइड्रोलिसिस की बेस पे हमारे कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स एंड मतलब सच आगे प्रोसीड होते रहेंगे। तो अभी बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स की। मोनोसैकेराइड्स मतलब जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज ना कर पाए, वो छोटी से छोटी यूनिट जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज ना कर पाए। जैसे एग्जांपल हो गया ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के अंदर 6 यूनिट होती है कार्बन की। तो फ्रक्टोज के अंदर भी 6 यूनिट होती है, गैलेक्टोज के अंदर भी 6 यूनिट होती है। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है और गैलेक्टोज के अंदर OH की पोजीशन डिफर हो जाती है। मतलब स्ट्रक्चर ग्लूकोज जैसी रहती है, लेकिन 4th नंबर कार्बन पे OH की पोजीशन इसके अंदर लेफ्ट साइड में चली जाती है। तो 6 मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट कर रहे हैं। तो इनका जनरल फॉर्मूला है CH2ON और N इजकल टू 3 से 7 तक। फिर बात करते हैं हम ओलिगोसैकेराइड की। ओलिगोसैकेराइड प्रोड्यूसेस 2 to 10 मोनोसैक यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब मोनोसैकेराइड्स तो 3 से लेकर 7 यूनिट तक मॉलिक्यूल्स को दे रहे थे, इससे ज़्यादा हम इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ही ओलिगोसैकेराइड के अंदर 2 से 10 यूनिट तक मोनोसैक यूनिट तक मिल सकते हैं हमें हाइड्रोलाइज करने पे।
फिर बात करते हैं हम डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड मतलब ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसैक, मतलब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 2 यूनिट मिलेगी। जैसे एग्जांपल है सुक्रोज। अब हम जैसे सुक्रोज को हाइड्रोलाइज कराएंगे तो हमें 2 यूनिट मिलेगी, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। ऐसे ही माल्टोज है, ऐसे ही लैक्टोज है, मतलब ये हाइड्रोलाइसिस पे 2-2 यूनिट देंगे। फिर बात करते हैं हम ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड मतलब कि जो 3 यूनिट दे, जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है रेफिनोज। अगर हम इसका हाइड्रोलाइज कराएंगे तो ये 3 यूनिट देगा। फर्स्ट इज ग्लूकोज, सेकंड इज फ्रक्टोज एंड थर्ड इज गैलेक्टोज। फिर बात करते हैं हम टेट्रासैकेराइड्स, मतलब जो 4 यूनिट दे। तो इसका एग्जांपल हो गया स्टेकेराइज। स्टेकेराइज 1 मॉलिक्यूल ईच ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज, मतलब 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का दे, 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का दे और 2 मॉलिक्यूल्स हमें गैलेक्टोज का मिले। फिर है पॉलीसैकेराइड्स। अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव्स अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल, मतलब हाइड्रोलाइसिस पे बहुत सारी हमें मोनोसैकेराइड की यूनिट दे। जैसे एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज, मतलब जब हम इनका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो n नंबर ऑफ यूनिट मिलती है हमें मोनोसैकेराइड्स की। फिर ये तो था हमारा बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स। अब बात करते हैं ऑन बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मतलब रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती है जो हमारे टोलन रिएजेंट हो गए, बेनेडिक्ट रिएजेंट हो गए, इनको रिड्यूस कर दे, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो इनको रिड्यूस ना कर पाए। अभी बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो जो रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती है जो टोलन रिएजेंट हो गए, हमारे बेनेडिक्ट रिएजेंट हो गए, फेलिंग रिएजेंट हो गए, इनको रिड्यूस कर दे। विच कंटेन्स एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप इन हेमी एसिटल और हेमिकीटल फॉर्म, मतलब जिसके अंदर जो हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है या फिर कीटोनिक ग्रुप हो गया वो हमारा हेमी एसिटल और हेमिकीटल फॉर्म के अंदर हो, और जो रिड्यूस कर दे टोलन रिएजेंट को, बेनेडिक्ट रिएजेंट को, फेलिंग रिएजेंट को। भी मैं आगे बताऊंगी जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड होएगा कि हेमी एसिटल और हेमिकीटल फॉर्म क्या होती है, टोलन रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट क्या होते हैं। अभी जस्ट डेफिनेशन याद रखो। एग्जाम्पल हो गए जितने भी हमारे मोनोसैकेराइड है वो सारे के सारे, जैसे एल्डोज हो गया, कीटोज हो गया, सारे के सारे हमारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। डाइसैकेराइड भी जैसे माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये भी हमारे रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन जो हमारा सुक्रोज है वो भी डाइसैकेराइड है, लेकिन वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई भी फ्री यूनिट नहीं होती, मतलब जो अभी आगे मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी तब पता चलेगा कि जो सुक्रोज है वो दोनों साइड से बाउंड होता है, उसके अंदर कोई भी कार्बन है वो फ्री नहीं होता, ना ही उसके अंदर हेमी एसिटल ना ही हेमिकीटल फॉर्म होती है, इसलिए सुक्रोज डाइसैकेराइड के अंदर आता है। फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कार्बोहाइड्रेट दैट डोंट रिड्यूस टोलन रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट, उनको बोलते हैं हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल हो गए जैसे सारे पॉलीसैकेराइड, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, डेक्सट्रिन हो गया, और सुक्रोज अभी बताया मैंने कि डाइसैकेराइड, ऑल्दो इट इज डाइसैकेराइड बट इट इज नॉन रिड्यूसिंग इन विच 2 मोनोसैक यूनिट्स आर लिंक्ड थ्रू दियर रिड्यूसिंग शुगर, मतलब कि जो 2 मोनोसैक यूनिट है सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना होता है, और दोनों के अंदर उन जो हेमी एसिटल और हेमिकीटल फॉर्म होनी चाहिए थी, लेकिन कोई भी कार्बन फ्री नहीं होता, वो दोनों साइड से लिंक हो जाता है, जिस वजह से उसके अंदर कोई भी फ्री OH बॉन्ड नहीं होता, ना ही H फ्री होता, ना ही R फ्री होता, तो इस वजह से वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर काउंट होता है। अब बात करते हैं हम टोलन रिएजेंट क्या होता है। टोलन रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये होता है हमारा टोलन रिएजेंट, मतलब कि AgNO3 प्लस में NH4OH, यानी सिल्वर नाइट्रेट प्लस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब कोई सी भी स्ट्रक्चर देख लो, इसके अंदर भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके अंदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Ag प्लस और Ag प्लस NH3 ट्वाइस OH नेगेटिव, मतलब सबके अंदर हमारी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो Ag प्लस will reduce means increase in oxidation state means gain of electron, मतलब अब टोलन रिएजेंट का हो रहा है रिडक्शन, रिडक्शन मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये अभी हमारी यहाँ पे +1 थी, +1 हमने देखा, तो +1 से ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। जैसे Ag प्लस इसका रिडक्शन हुआ, Ag 0 में गया, ये मतलब अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया था, लॉस किया हुआ इलेक्ट्रॉन इसने वापस से गेन कर लिया, मतलब इसकी इंक्रीज हुआ है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो वाइट PPT डिपॉजिट्स ऑन ट्यूब और दैट इज नोन एज सिल्वर मिरर।
जब कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप होएगा जिसको हम कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं, उसका हम कराएंगे ऑक्सीडेशन, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कराएंगे। अब एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप मतलब CHO ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप मतलब CO ग्रुप, तो उसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, मतलब ऑक्सीजन को ऐड करवाएंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा कि CHO के अंदर हम एक और O को ऐड कराएंगे तो COOH बन जाएगा, और ऐसे ही कीटोन के लिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बेस से रिएक्ट करवाएंगे, NH4OH बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे, तो H जो होता है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो COO नेगेटिव यानी कि सोल्ट बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब बात करते हैं फैलिंग रिएजेंट की। फैलिंग रिएजेंट मतलब फैलिंग ए और फैलिंग बी। फैलिंग रिएजेंट, तो फैलिंग ए क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट, मतलब कि एक्वस मतलब लिक्विड, मतलब वाटर के अंदर होएगा, और कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट इंटू 5H2, ब्लू विट्रोल मतलब ब्लू कलर शो करता है। वो फैलिंग बी NaKT यानी सोडियम पोटाशियम टर्ट्रेट, जिसको हम रकेल साल्ट भी बोलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देख लो, सोडियम पोटाशियम टर्ट्रेट, टर्ट्रेट मतलब जिसके अंदर 4 कार्बन आए, और पोटाशियम मतलब K और सोडियम मतलब Na, तो CHOH COONA CHOH COOK। यूज़ हेयर ओनली फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक मीडियम। जो हमारा K है और ये Na है, ये हम क्यों यूज़ किया है यहाँ पे, हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि हमें बेसिक मीडियम प्रोवाइड करा सके। ये बेसिक मीडियम क्यों, बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराएगा तभी हमारा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे जनरेट हो रहा था, इसलिए यहाँ पे बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराने के लिए। तो Cu2+ मतलब कॉपर सल्फेट के अंदर Cu के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, तो Cu2+ इसका रिडक्शन कराएंगे, मतलब वापस से इसके अंदर हम इसकी इंक्रीज करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो Cu2O मतलब कि +2 से +1 में आ गई जब इसका हमने रिडक्शन कराया, और इसका कलर हो गया रेडिश ब्राउन, और पहले इसका कलर था ब्लू। ऐसे ही बेनेडिक्ट रिएजेंट और जो फैलिंग रिएजेंट है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। इसके अंदर हम एक्वस कॉपर सल्फेट के साथ सोडियम पोटाशियम टल्ट्रेट लेते हैं, इसके अंदर हम एक्वस कॉपर सल्फेट के साथ सोडियम सिट्रेट लेते हैं, मतलब CH2COONA CHOH CH2COONA। ये हमें याद ही करना पड़ेगा, फॉर्मूला है। फिर है Cu2+, इसका हमने रिडक्शन कराया, वापस से इसकी इंक्रीज होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वापस से Cu+ में आ गया, रेडिश ब्राउन पीपीटी दे रहा है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट CO नेगेटिव। अब हमने कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन कराया तो कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट मिल रहा था हमने, जो हमने यहाँ पे किया था। कार्बोहाइड्रेट इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिक सॉल्यूशन में डालते ही साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल रहा था यहाँ पे। अब बात करते हैं हम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कि कार्बन एटम के बेस पे कितने टाइप्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। अगर 3 कार्बन हुए, अगर एल्डिहाइड ग्रुप हुआ या कीटोनिक ग्रुप हुआ, और 3 कार्बन हुए तो एल्डो ट्रायोज और कीटो ट्रायोज, मतलब एल्डो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए और ट्रायोज 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए। ऐसे ही कीटो कीटोनिक ग्रुप के लिए, ट्रायोज मतलब 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए। ऐसे ही एल्डो टेट्रोज एल्डो टेट्रोज, 5 के लिए एंड्रो पेंटोज कीटो पेंटोज, 6 के लिए एल्डो हेक्सोज कीटो हेक्सोज। अब बात करते हैं हम बायोकेमिस्ट्री होता क्या है, कि स्टडी ऑफ व्हाट गोज ऑन विद इन द लिविंग सिस्टम, कि स्टडी ऑन व्हाट गोज ऑन विद इन द लिविंग सिस्टम, कि हमारी जो लिविंग बॉडी है उसके अंदर हमारी क्या क्या मैकेनिज्म हो रही है, क्या क्या मतलब बॉडी जो फंक्शन है कैसे परफॉर्म करती है, कैसे हमारी ग्रोथ होती है। तो लिविंग सिस्टम की जो स्टडी करते हैं हम उसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब 2 प्रकार की होती है बायोकेमिस्ट्री, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज बायो ऑर्गेनिक, सेकेंड इज बायो इनऑर्गेनिक। बायो ऑर्गेनिक मतलब मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये भी 2 टाइप से होते हैं, एक के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड आते हैं, और एक के अंदर आते हैं लिपिड्स विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स। तो अभी हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बाद प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड होएगा वैसे वैसे मैं वीडियो में बताती जाऊँगी। फिर बात करते हैं हमारा मोलिस टेस्ट होता क्या है। मोलिस टेस्ट मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनकी डिटेक्शन में ये काम आता है, मतलब इसका मोलिस टेस्ट जनरली हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, सैंपल होते हैं, हमें पता नहीं होता कई बार कि वो कार्बोहाइड्रेट है या फिर प्रोटीन है
या फिर अमीनो एसिड है, तो मोलिस टेस्ट उनके डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। मोलिस टेस्ट होता क्या है कि 1% एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफेथोल, कि 1% एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है अल्फा नेफेथोल का, उसको हम ऐड करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का एक सॉल्यूशन होएगा, उसके अंदर हम 1% एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफेथोल ऐड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, उसको हम साइड से, जो वोल होएगी जो बीकर के अंदर हम लेंगे तो साइड से डालेंगे उसको। हम ये नहीं कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया उसको डाल दिया नॉर्मल, नहीं, हम वोल साइड जो होती है बीकर की वहाँ से डालेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक वॉयलेट रिंग बनती है, अगर हमने डायरेक्ट डाल दिया तो रिंग नहीं बनेगी, फिर हमें पता नहीं चलेगा। तो अगर हमारी वायलेट रिंग बनती है वहाँ पे, तो इसका मतलब वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है गिवन सैंपल। इसके रिएक्शन दे रखी है कि अल्फा नेफेथोल है प्लस में 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल सल्फ्यूरल और इससे वॉयलेट कलर प्रोडक्ट, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन है। इसकी रिएक्शन हम इसके साथ कराएंगे और सल्फ्यूरिक एसिड हम ऐड करवा देंगे तो वॉयलेट कलर प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। तो इट शोज द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर है बारफोइड टेस्ट, यूज टू डिस्टिंग्विश मोनोसैकेराइड फ्रॉम रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड लाइक माल्टोज लैक्टोज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमने ये तो पता कर लिया कि वो सैंपल हमारा कार्बोहाइड्रेट है यानी किससे, मोलिस टेस्ट से, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमारा सैंपल है वो मोनोसैकेराइड है या फिर डाइसैकेराइड है, कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलाने के लिए हम बारफोइड टेस्ट करते हैं कि वो पता, यूज टू डिस्टिंग्विश मोनोसैकेराइड फ्रॉम रिड्यूसिंग शुगर, मतलब कि मोनोसैकेराइड है डाइसैकेराइड है, इनका हमें पता चल जाएगा जब हम बारफोइड टेस्ट करेंगे। तो बारफोइड रिएजेंट क्या होता है, क्यूप्रिक एसिटेट डिजोल्ड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसकी हम रिएक्शन कराएंगे मोनोसैकेराइड से। तो जो हम जब हम मोनोसैकेराइड से रिएक्शन कराएंगे तो मोनोसैकेराइड वाली जो रेट है रिएक्शन की वो फास्टर होती है देन डाइसैकेराइड से। तो इमीडिएट अपीयरेंस ऑफ अ ब्रिक रेड पीपीटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CO2O इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मोनोसैकेराइड। मतलब जब हमने रिएक्शन कराई बारफोइड रिएजेंट की जो हमारा गिवन सैंपल है उससे, तो जितनी जल्दी अगर तब की तभी हमारी जो ब्रिक रेड पीपीटी शो हो गई तो इसका मतलब वो जो हमारा सैंपल था वो मोनोसैकेराइड है, तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ मोनोसैकेराइड, अदरवाइज वो फिर डाइसैकेराइड होएगा। अब मोनोसैकेराइड होता क्या है, स्ट्रक्चर्स ऑफ पेंटोज एंड हेक्सोज, कि मोनोसैकेराइड्स, मोनो मतलब सिंगल, सैकेराइड मतलब शुगर, अभी मैंने पीछे बताया था। तो जिसके अंदर ना या तो एल्डोज यूनिट होएगी या फिर कीटोज यूनिट होएगी, कांट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, कंटेन 3 to 7 कार्बन एटम। जैसे मान लो ग्लूकोज हो गया तो ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, फ्रक्टोज हो गया उसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। तो टोटल 20 मोनोसैकेराइड अकर्स इन नेचर ऑफ 2 टाइप्स, और ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एल्डोज और कीटोज अभी बताया। जैसे एल्डोज हो गया मतलब मोनोसैक कंटेनिंग एन एल्डिहाइडिक ग्रुप, सिर्फ उसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होएगा, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हो गई। ऐसे ही कीटोज उसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होएगा, फॉर एग्जांपल हमारी फ्रक्टोज हो गई। देयर फर्दर क्लासिफिकेशन, मतलब आगे भी इनके कितने टाइप्स हैं। तो अभी एल्डोट्रायोज, जैसे मैंने पीछे बताया था सेम वैसे ही है कि 3 नंबर ऑफ कार्बन हुए तो एल्डोट्रायोज, 4 हुए तो एल्डोटेट्रोज, 5 हुए तो एल्डोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेप्टोज। ऐसे ही कीटोनिक ग्रुप के लिए कीटोट्रायोज, कीटोटेट्रोज, कीटोपेंटोज, कीटोहेक्सोज, ये इनका मोलिकुलर फॉर्मूला है, ये इनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये इनका एग्जाम्पल है। कि जैसे कीटोट्रायोज है जिसके अंदर 3 कार्बन होंगे और एक कीटोनिक ग्रुप होगा, इसका एग्जाम्पल होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ऐसे ही इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फिर बात करते हैं हम अकरेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। अब मेन जो चैप्टर है हमारा ये यहाँ से स्टार्ट होता है कि अकरेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज था क्या हमारा, मोनोसैकेराइड्स था जिसके अंदर हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप था, इसको हम डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। डेक्सट्रोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, जो OH प्रेजेंट होता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग OH, वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। ग्रेप शुगर, क्योंकि ग्रेप शुगर क्यों बोलते हैं ये,
क्योंकि इट अकर्स इन लार्ज क्वांटिटीज इन राइप ग्रेप्स। जो कच्चे अंगूर होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है ग्लूकोज, तो इसलिए हम इसको ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। जनरल फॉर्मूला हो गया C6H12O6। फिर इन कंबाइंड स्टेट इट अकर्स इन ग्लूकोसाइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ये कंबाइंड स्टेट के अंदर हो गए, जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज कुछ डाइसैकेराइड है, ऐसे ग्लाइकोसाइड्स है, पॉलीसैकेराइड्स है, ऐसे। अब इसके प्रिपरेशन देखते हैं हम। तो फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज यानी केन शुगर, C12H22O11, ये सुक्रोज का जनरल फॉर्मूला है। तो इसके हम रिएक्शन देखते हैं कि सुक्रोज C12H22O11, इसकी वाटर के साथ हमने इसको रिएक्ट कराया। तो जब इस सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराया तो ये 2 यूनिट देता है, एक देता है ग्लूकोज, एक देता है फ्रक्टोज। दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है, C6H12O6, C6H12O6, लेकिन डिफरेंस क्या है, इस ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है। एल्डिहाइडिक ग्रुप और ये कीटोनिक ग्रुप, और ये वही मोनोसैक है, ये भी मोनोसैक है। बट जो ग्लूकोज होता है हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, मतलब राइट साइड के अंदर, और लियो रोटेटरी मतलब लेफ्ट साइड के अंदर OH प्रेजेंट होता है। तो अब जो सुक्रोज होती है, सुक्रोज ये भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी होती है, ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी होती है, और फ्रक्टोज लियो रोटेटरी होती है। लेकिन जो फ्रक्टोज की जो नेट रोटेशन है लियो रोटेटरी लेफ्ट साइड में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये ग्लूकोज की नेट रोटेशन से ज़्यादा होती है। इस वजह से जो सुक्रोज पहले डेक्स्ट्रोरोटेटरी था वो हाइड्रोलिसिस के बाद लियो रोटेटरी बन जाता है। इसी वजह से इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी बोलते हैं, इस फिनोमिना को, कि इन रिएक्टेंट साइड नेट रोटेशन इज डेक्स्ट्रो व्हाइल इन प्रोडक्ट साइड नेट रोटेशन इन लियो। दिस इनवर्स ऑफ रोटेशन इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब ये तो था एक प्रिपरेशन की सुक्रोज से कैसे बने। अब बात करते हैं हम स्टार्च की, कि स्टार्च से हम कैसे ग्लूकोज को ऑब्टेन कर पाएँ। तो स्टार्च मतलब C6H10O5N प्लस में NH2, कि ये N यूनिट्स ऑफ स्टार्च है, इसका जब हाइड्रोलिसिस करा दे तो NC6H12O6 ग्लूकोज बन जाएगा। मतलब अगर हम इसको रिएक्शन को रिवर्स में देखें कि ग्लूकोज की N यूनिट है, ग्लूकोज की N यूनिट से हमारी N यूनिट ऑफ स्टार्च ऑब्टेन होती है। 10 ग्लूकोज का पॉलीमर ही स्टार्च होता है। फिर है प्रॉपर्टीज़। अब ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रोज है, मतलब क्लॉकवाइज, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, जिस वजह से ग्लूकोज को हम डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। अब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फाइनली जो ग्लूकोज है उसकी स्ट्रक्चर। अब ग्लूकोज मतलब 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम कर लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या होता है कि फर्स्ट ग्रुप पे जो पहला हमारा कार्बन एटम होता है, इस पे एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, तो CHO हमने ये यहाँ पे बना लिया। अब C, अब इसमें क्या होएगा कि राइट साइड पे तो OH, लेफ्ट साइड पे H, ऐसे थर्ड नंबर कार्बन। बाकी जो OH है वो ध्यान से देखो राइट साइड पे है, लेकिन जो थर्ड नंबर वाली OH है वो हमारी लेफ्ट साइड पे है। तो ये है हमारी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। अब मैंने लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन 4 है। अब कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन वो कार्बन एटम होता है जिसपे जो ग्रुप अटैच होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं चारों बॉन्ड पे। जैसे मान लो ये कार्बन है, इधर OH ग्रुप है, उधर CHO ग्रुप है, इधर H ग्रुप है, इधर C है, मतलब चारों ग्रुप अलग अलग प्रेजेंट है। तो ये कार्बन क्या बोलेंगे हम, कायरल कार्बन। ऐसे ही ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, तो 4 हमारे कायरल कार्बन हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन इज इक्वल टू 4। एंड डेक्स्ट्रो एज हायर कायरल कार्बन इज 5th एंड टुवर्ड्स राइट साइड। डेक्स्ट्रो क्यों बोला, क्योंकि कायरल कार्बन ये है 5th, लास्ट वाला तो कायरल बोल नहीं सकते क्योंकि चारों अलग अलग ग्रुप चाहिए होते हैं हमें। तो जो 5th नंबर कायरल कार्बन है, ये 5th नंबर का जो कार्बन है, जो कायरल है, इस पे हम OH देखेंगे, ये OH राइट साइड में है, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी माना जाएगा। फिर है ग्लूकोज इज मोनोमर ऑफ मैनी पॉलीसैकेराइड्स, मतलब ग्लूकोज है वो मोनोमर है मैनी पॉलीसैकेराइड। जैसे अभी देखा था हमने कि जो स्टार्च है, स्टार्च का हाइड्रोलाइज कराएंगे तो N नंबर ऑफ हमें ग्लूकोज एटम मिल जाएगी, मतलब N नंबर ऑफ ग्लूकोज एटम का ही जो पॉलीमर है वो स्टार्च है। तो वही चीज़ लिखी हुई है मैंने।
फर्दर बात करते हैं कि ओपन स्ट्रक्चर ऑफ इट वॉज प्रपोज्ड बाय बेयर, मतलब साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने जो ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर थी वो रखी थी लोगों के सामने। इट कंटेन्स 1 एल्डिहाइड ग्रुप, 1 प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप एंड 4 सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप, क्योंकि जो अभी स्ट्रक्चर देखी थी उसके अंदर टॉप मोस्ट में जो CHO एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, सेंट्रल में जो 4 कायरल कार्बन थे वो ये सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप हो गया, और लास्ट के अंदर हमारा प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप हो गया। अब आगे बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर परफॉर्म करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।